हेलो बच्चा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी ब परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021-22 द्वितीय सत्र। यानी हम जो आपके टर्म 2 के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो आपका सिलेबस है उसमें जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है चैप्टर्स के रिगार्डिंग हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो आपका पहला क्वेश्चन होता है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी यहाँ पर हम आपके जो चैप्टर्स दिए गए हैं आपको उनके क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं सेकंड टर्म के लिए और उनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो किस तरह से आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के रिकॉर्डिंग आपको चैप्टर 3 दिया गया है, यानी चैप्टर 1 और 2 स्किप कर दिया गया है। आपको थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है तुम कब जाओगे अतिथि। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को हम यहाँ पर साथ हम अतिरिक्त प्रश्न यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपके पाठ्य पुस्तक में चैप्टर के अंत में क्वेश्चंस दिए गए हैं वही आपको पूछे जाएंगे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में हेर फेर करके आपसे पूछे जाएं, यानी कुछ क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ कर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन भी देना चाहूंगी कि जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आप उन्हें अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, यानी रटे रटाए उत्तर को ना लिखें बल्कि अपने शब्दों में आप उत्तर को लिखने का प्रयास करें। उसके लिए आपको जो है चैप्टर की समरी पता होनी चाहिए, यानी चैप्टर में क्या कहानी है, किस चीज के बारे में है, वो आपको पूरा पता होना चाहिए। तभी आप जो है अपने शब्दों में अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक पर जो आधारित प्रश्न है, यानी जो आपके चैप्टर के पीछे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम उन्हें पढ़ेंगे कि आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। यानी आपको पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपको 25 से 30 वर्ड्स में उसके उत्तर देने होते हैं। तो आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आइए जानते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। यानी लेखक के घर में जो अतिथि आए हैं उनको वो कैसी विदाई देना चाहते थे कि वो किस तरह से उनको विदा करें। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, लेखक चाहता था कि अतिथि दूसरे दिन ही चला जाए तो अच्छा होता, फिर वह अतिथि को भावभीनी विदाई देता। वह अतिथि को स्टेशन तक छोड़ने भी जाता, परंतु जब अतिथि 5वें दिन भी नहीं गया तो लेखक की उम्मीदें धरी की धरी रह गई। अब यहाँ पर देखिए हमने 25 से 30 शब्दों में पूरा बता दिया है कि लेखक क्या चाहता था, वो किस तरह से जो है अतिथि को विदाई दे, वो उसकी उम्मीदें धरी की धरी रह गई, वो उसे वैसी विदाई नहीं दे पाया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। अब आपको यहाँ पर कुछ कथन दिए गए होंगे, आपको उनकी व्याख्या करनी है। तो पहला जो आपको कथन दिया गया है वो है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। अब आपने इस पंक्ति को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि इस पंक्ति के द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। तो इसकी व्याख्या करते हुए आप इस तरह से लिखेंगे, यह प्रसंग तब का है जब अतिथि का आगमन हुआ था। अतिथि के आने से उसके स्वागत सत्कार के खर्चे बढ़ जाते हैं। इससे एक मध्यम वर्गीय परिवार का पूरा बजट बिगड़ सकता है, इसलिए लेखक उस अनावश्यक खर्चे को लेकर चिंतित हो रहा था। यानी यहाँ पर जो ये कथन है उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि वो कब का कथन है और उससे लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। तो जब यह कथन हुआ था कि अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया, ये कैसा था, जब लेखक ने अतिथि को देखा तो उनके मन में सबसे पहले क्या आया कि जब आप अतिथि का सत्कार करेंगे, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे, तो आपको बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा उस अतिथि के लिए। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है वो पहले से अपना बजट बनाकर चलता है कि महीने के शुरू से लेके अंत तक जो है उसे पूरा खर्चा किस तरह से निकालना है अपने परिवार का। और इसमें अगर कहीं बीच में अतिथि आ जाता है और उनका खर्चा जो है जो उन्होंने लास्ट के महीने तक बचाकर रखने थे पैसे, वो बीच में ही खत्म हो जाए तो उनका जो पूरा बजट है वो बिगड़ सकता है। इसलिए लेखक जो है वो डर गए थे और उन्होंने ये कथन कहा था कि अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। तो इस तरह से जो है आप अपने शब्दों में अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आपको पता है पूरे चैप्टर में कि ये कथन कहाँ आया है और किस तरह से जो है ये कथन कहा गया था और क्यों कहा गया था।
अगला देव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो इस कथन को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? एक कहावत है अतिथि देवो भव। इसका मतलब होता है कि अतिथि देवता के समान होता है, लेकिन जब लेखक के अतिथि ने तीसरे दिन कपड़े धुलवाने के बहाने यह इशारा कर दिया कि वह अभी और दिन रुकेगा, तो लेखक की समझ में आया कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होता। लेखक को लगने लगा कि अतिथि एक मानव होता है जिसमें राक्षस की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। इसी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण अतिथि लंबे समय तक टिक जाता है और अलग अलग तरीकों से मेजबान को दुखी करता रहता है। अब यहाँ पर जो ये कथन है, ये लेखक ने कब कहा था? जब अतिथि जो है लेखक के घर से जाने का नाम नहीं ले रहा था और जो लेखक है वो बहुत ही चिंतित हो गए थे। उनका जो बजट है वो हिल गया था, यानी वो अब मेहमान की अच्छे से मेहमान नवाजी नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर जो ये कहावत है कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवता के समान होता है, ये लेखक के लिए जो है अब उल्टा पड़ रहा था, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि जो अतिथि है वो हमेशा देवता नहीं होता है, वो कभी जो है मानव भी हो सकता है और थोड़े अंशों में वो राक्षस भी हो सकता है। क्योंकि अब जब एक मानव दूसरे मानव को परेशान करने लग जाए तो उसमें जो है कहीं ना कहीं राक्षसी प्रवृत्ति भी दिख जाती है। तो यही पंक्ति जो है लेखक ने तब कही थी जब वो परेशान हो गए थे अपने अतिथि से। तीसरा कथन है, लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। ये कथन कब कहा था और इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? लेखक का अतिथि ऐसा व्यक्ति है जिसे दूसरों का घर बड़ा अच्छा लगता है। दूसरे के घर ठहरने पर एक व्यक्ति खर्चे जोड़ने की चिंता से मुक्त रहता है और अपनी सारी परेशानियों को भूलकर आतिथ्य का आनंद लेता है। लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इससे मेजबान के सुखी जीवन में खलल पड़ने लगता है। इसलिए लेखक का मानना है कि अपने घर की मधुरता का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे के घर की सुख शांति में खलल नहीं डालना चाहिए। अब ये जो कथन है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े, ये कब कहा था लेखक ने? जब जैसे हम कहते हैं होम स्वीट होम, यानी हमारे घर में अच्छी मधुरता है, यानी हमारे घर में सुख शांति है। लेकिन जब लोग जो है अतिथि बनकर आते हैं और वो बहुत दिनों तक जो है हमारे घर में ठहरते हैं, तो हम भी जो है दुखी होने लगते हैं, यानी हमारे घर की जो स्वीटनेस है वो खत्म होने लगती है। तो यहाँ पर भी लेखक के साथ वही हो रहा था। उनका जो अतिथि था वो लेखक के घर में जमकर बैठ गया था। तो यहाँ पर लेखक ने तब कहा था कि दूसरों के घर की स्वीटनेस को नहीं काटना चाहिए, बल्कि अपने घर की स्वीटनेस को बनाए रखना चाहिए। अगला कथन है, मेरी सहनशीलता की यह अंतिम सुबह होगी। ये कथन कब कहा था और इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? लेखक को उम्मीद है कि जब 5वें दिन का सूर्य निकलेगा तो वह अतिथि को इस बात के लिए जागृत कर देगा कि वह अपने घर वापस चला जाए, अन्यथा उस दिन लेखक की सहनशीलता टूट जाएगी। उसके बाद लेखक को मजबूरन अतिथि से जाने के लिए कहना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो ये कथन है कि मेरी सहनशीलता की यह अंतिम सुबह होगी, वो कब कहा था लेखक ने? जब अतिथि को जो है लेखक के घर में 4 दिन हो गए थे और लेखक ने ये कहा था कि अगर 5वें दिन भी अतिथि नहीं जाता है तो मजबूरन वो जो है अतिथि को गेट आउट तक कह देगा, यानी अब उनकी जो सहनशीलता है वो खत्म होने लगी है। अंतिम सुबह होगी 5वें दिन की, और 5वें दिन का जो सूरज निकलेगा उसमें लेखक को उम्मीद थी कि 5वें दिन का जो सूरज है वो लेखक के अतिथि को जो है अपने घर जाने के लिए प्रेरित करेगा, नहीं तो लेखक की सहनशीलता खत्म हो जाएगी। अगला कथन है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। इस कथन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लेखक मन ही मन अतिथि से कहना चाहता है कि अतिथि और मेजबान अधिक दिनों तक साथ नहीं रह सकते। भगवान भी दर्शन देने के फौरन बाद चला जाता है। गणपति की पूजा में 11 दिन के बाद गणपति का विसर्जन कर दिया जाता है, इसलिए अतिथि रूपी देवता को भी अधिक दिनों तक नहीं रुकना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो कथन है ये उदाहरण के रूप में लेखक ने तब कहा था जब वो दुखी हो गए थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि जो अतिथि है वो हमेशा देवता नहीं होता है, क्योंकि वो लेखक के घर में जमकर बैठे हुए थे। वो जो है अतिथि को बताना चाहते थे कि जो एक देवता
देवता होता है वो दर्शन देके लौट जाते हैं। इसके लिए उन्होंने गणपति पूजन का उदाहरण दिया था और कहा था कि जो भगवान हैं वो मनुष्य के साथ ज्यादा देर तक साथ नहीं रहते हैं, वो जल्दी आते हैं, तभी जो है उनका ईश्वरत्व जो है वो कायम रहता है। यानी तभी जो है एक मनुष्य दूसरी बार जो है भगवान को अपने घर लाने की इच्छा रखता है। यानी जैसे गणपति पूजा में जो है 11 दिन के बाद गणपति का विसर्जन कर दिया जाता है और अगले साल फिर से जो है गणपति को 11 दिन के लिए अपने घर में विराजमान कर दिया जाता है। लेकिन अगर जो अतिथि है वो ज्यादा दिनों तक टिका रहेगा और मनुष्य के मन से जो है उस अतिथि का सत्कार करने की इच्छा खत्म हो जाएगी मन से, तो उस अतिथि के दोबारा अपने घर में आने पर वो व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं होगा और वो नहीं चाहेगा कि ये व्यक्ति कभी दोबारा अतिथि बनकर जो है हमारे घर आए। इसलिए लेखक ने यह कथन कहा था कि एक देवता और एक मनुष्य जो है अधिक देर तक साथ नहीं रहते। तो ये प्रश्न थे आपके 25 से 30 शब्दों में लिखने के, यानी 25 से 30 शब्दों में जिनके उत्तर आपको लिखने थे। अब हम बात करेंगे थोड़े लंबे प्रश्नों की, यानी दीर्घ प्रश्नों की, जिसमें उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में लिखा गया है। वो है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे कि तीसरे दिन सुबह जब अतिथि ने कपड़े धुलवाने की बात की तो उसने प्रोक्ष रूप में यह बतला दिया कि वह इतनी आसानी से जाने वाला नहीं। यह आघात लेखक के लिए अप्रत्याशित था। उस समय लेखक की समझ में आया कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता बल्कि एक इंसान होता है जिसमें राक्षस के भी अंश होते हैं। वह अतिथि ऐसे राक्षस की तरह बर्ताव करने लगता है जिससे मेजबान को असहाय पीड़ा होने लगे। यानी अप्रत्याशित आघात क्या था लेखक के लिए, जहां पर उन्हें लगा था कि अब अतिथि जाने ही वाला है उनके घर से, लेकिन अतिथि ने जो है कपड़े धुलवाने के लिए दे दिए और वहां पर प्रोक्ष रूप में, यानी खुद से स्पष्ट रूप में नहीं कहा कि वो और दिन रुकेगा, बल्कि प्रोक्ष रूप में उसने कहा कि अब वो यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है, वो वहीं टिक कर रहेगा और लेखक का उस पर करने वाला है, वो वहीं टिक कर रहेगा। और लेखक का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि लेखक पहले ये समझते थे कि अतिथि जो है वो देवता होते हैं, लेकिन अब जो है उसके बाद लेखक को लगने लगा कि जो अतिथि है वो हमेशा देवता नहीं होता है, कभी कभी वो इंसान भी होता है जिसमें थोड़े रूप में जो है राक्षस भी विद्यमान होता है। यानी वो मेजबान, यानी जो आपकी मेहमान नवाजी कर रहा है उसको जो है दुखी भी कर सकता है, उसके अंदर राक्षस के अंश भी मौजूद हो सकते हैं। यानी लेखक पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा था। प्रश्न नंबर 2 है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। अब जो ये पंक्ति है उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि आप इस पंक्ति से क्या समझते हैं कि संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। अब आप उत्तर में लिखेंगे कि इस पंक्ति का मतलब है कि संबंधों के अच्छे दौर समाप्त हो गए हैं और लोग किसी तरह से संबंधों को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक और उसके अतिथि के बीच पहले दिन तो बड़े उल्लासपूर्व माहौल से बातचीत चलती रही। उन दोनों ने लगभग हर उस विषय पर बातचीत कर ली जिस पर बातचीत की जा सकती थी। लेखक ने अतिथि के सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जब अतिथि के प्रवास की अवधि खिंचती चली गई तो फिर लेखक उसके बोझ को ढो रहा था। अब स्थिति ये हो गई थी कि मेजबान बस इस इंतजार में था कि अतिथि किस तरह से उसका पीछा छोड़ दे। अब जो ये पंक्ति है, संबंधों के संक्रमण के दौर से गुजरना, पहले तो आपको ये समझना है कि जो पाठ के आधार पर इस पंक्ति को क्यों कहा गया है, क्योंकि पाठ में भी जो रिश्ते हैं वो जो है अब बीमारी की तरह खींचे चले जा रहे हैं, चाह रहे हैं कि बीमारी की तरह जो है उनका पीछा छोड़ दे। तो यहाँ पर भी जो है जो लेखक हैं वो पहले तो बड़े खुश होते हैं कि अतिथि आए हैं, लेकिन फिर एकदम से डर जाते हैं कि उनके खर्चे, चलो एक दिन में जो है अच्छी तरह से खातिरदारी करेंगे, दूसरे दिन जब अतिथि जाएगा तो वो जो है अपने मन में छाप लेकर जाएगा कि उनका कितने अच्छे से सत्कार हुआ है। लेकिन जब बाद में अतिथि जाता ही नहीं है, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बल्कि 5वें दिन भी जो है लेखक को विश्वास नहीं था कि वो जाएगा, तब जो है वो बिल्कुल घबरा जाते हैं। उनका जो संबंध है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ने लग जाता है। उनका जो है अब सिर्फ यही इंतजार रहता है किसी तरह से जो है वो इस मेहमान से अपना पीछा छुड़ा दे, यानी ये अतिथि जल्दी से उनके घर से चला जाए। अगला प्रश्न है,
जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए। अब यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है कि लेखक का जो व्यवहार है वो किस तरह से परिवर्तित हुआ। तो आप उत्तर में लिखेंगे, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में कई बदलाव आए। अब उन्होंने अतिथि से बातचीत करना लगभग बंद कर दिया। उसकी पत्नी ने अच्छे खाने की जगह खिचड़ी परोसना शुरू कर दिया। दोनों पति पत्नी मन ही मन खिन्न हो रहे थे और भगवान से उस अतिथि के जाने की दुआ मांग रहे थे। यहाँ तक कि लेखक सोचने लगा था कि यदि अतिथि 5वें दिन भी नहीं गया तो उसे और उसकी पत्नी को उपवास करना पड़ेगा। लेखक को अतिथि थोड़ा थोड़ा राक्षस तक प्रतीत होने लगा था। यहाँ तक कि लेखक का मन उसे गेट आउट कहने को करने लगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अपने ओर से भी जो है अपने शब्दों में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहले लेखक कैसे व्यवहार करता था और बाद में कैसे व्यवहार करने लगा। क्योंकि पहले जो लेखक था वो अच्छी तरह व्यवहार कर रहा था, अच्छे से बातचीत कर रहा था, अच्छा अच्छा खाना जो है वो अतिथि को परोस रहा था। लेकिन बाद में जब जो अतिथि है वो 4 दिन तक नहीं गया तो फिर उसके बाद जो है लेखक और उनकी पत्नी के व्यवहार में बदलाव आने लगे। जैसे उन्होंने जो है पहले जो उनकी बहुत लंबी चौड़ी बातचीतें होती थी अब वो बंद हो गई थी। पहले जो अच्छा खाना बनता था अब यहाँ तक कि जो है खिचड़ी बनने लग गई थी। बल्कि अब तो है लेखक और उनकी पत्नी ये सोचने लग गए थे कि अब जो है वो उपवास ही करने लग जाएंगे ताकि अतिथि जो है दुखी होकर चला जाए। और पहले जो है लेखक अतिथि को देवता समझते थे, लेकिन अब जो है वो राक्षस तक समझने लग गए थे। और पहले जो उनका वेलकम कर रहे थे अब जो है अतिथि को गेट आउट तक कहने के लिए उनका मन कर रहा था। तो लेखक के व्यवहार में इतने सारे परिवर्तन हो गए थे और इन सारे परिवर्तनों को जो है आप अपने शब्दों में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो चैप्टर के अंत में आपको प्रश्न दिए गए थे उनको एक्सप्लेन किया है, थोड़ा अच्छे से बताया भी है ताकि आप अपने शब्दों में उन प्रश्नों को समझकर जो है अपने शब्दों में उनके उत्तर लिख सकें। क्योंकि अपने शब्दों में आप जितने अच्छे से लिखेंगे उतने अच्छे से आपको अंक मिलने के चांसेस होंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे अतिरिक्त प्रश्न यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे 25 से 30 शब्दों में, यानी जिनके आंसर जो है आपने 25 से 30 वर्ड्स में देने हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिया है, लेखक के मन में यह प्रश्न बार बार क्यों आ रहा था कि तुम कब जाओगे अतिथि। तो आपसे जो है ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है तुम कब जाओगे अतिथि। और इस चैप्टर में बहुत बार जो है लेखक ने ये कहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक की पत्नी ने भी पूछा है कि कब जाएंगे ये। तो इस तरह से जो है लेखक के मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रश्न बार बार क्यों आ रहा था। तो इसका उत्तर आप इस तरह से दे सकते हैं, अतिथि को लेखक के घर में आए हुए 4 दिन हो गए थे और पिछले 2 दिनों से वह अतिथि को कैलेंडर दिखाकर तारीखें भी बदल रहा था क्योंकि लेखक अतिथि की सेवा करके थक गया था। पर चौथे दिन भी अतिथि के जाने की कोई संभावना नहीं लग रही थी। लेखक अपने मन में अतिथि को रखने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम बिल्कुल सही वक्त है। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी चीजें गिनानी है लेकिन आपके पास शब्द कम दिए गए हैं, यानी 25 से 30 शब्दों में आपने कंक्लूड करना है। तो आपने मेन चीजें जो है वो दर्शानी है। जैसे जो लेखक है वो अतिथि को कैलेंडर दिखा दिखाकर तारीखें बदल रहे थे। क्यों? ताकि जो अतिथि है वो देखे कि तारीखें बदल रही है, ज्यादा दिन हो गए हैं, उसको एहसास हो कि अब उसे जाना है। तो ये जो है सबसे मेन चीज थी जब लेखक ये जता रहे थे कि उन्हें जाना है, उनका हाई टाइम आ गया है, अब उन्हें जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अतिथि को आया देख लेखक की क्या दशा हुई और क्यों। अब पहले जो आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि मेरा बटवा जो है वो अंदर ही अंदर कांप गया। तो उसी के आधार पर जो है यहाँ पर आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अतिथि को जब आया हुआ देखा लेखक ने तो उनके क्या दशा हुई, यानी उन्होंने क्या सोचा, उनका क्या एक्सप्रेशन था और क्यों। अब इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, अतिथि को असमय आया देख पहले तो लेखक खुश हुआ, लेकिन तुरंत ही लेखक ने सोचा कि यह अतिथि अब पता नहीं कितने दिन रुकेगा और इसके रुकने पर उसका आर्थिक बजट भी खराब हो जाएगा। इसका अनुमान लगाते ही लेखक का हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा।
तो यहाँ पर जो है देखिए, जब लेखक के घर अतिथि आया था तो पहले लेखक खुश हो गए थे, लेकिन वो क्यों परेशान हो गए थे? क्योंकि उन्हें एकदम से याद आया कि जो अतिथि है वो पता नहीं कितने दिन रुकेंगे, अगर 1 दिन भी रुकेंगे तो उनका जो बजट है वो बिगड़ सकता है, क्योंकि अतिथि का जो सत्कार है वो करने में बहुत से पैसे खर्च हो सकते हैं। अच्छा-अच्छा खाना बनाना पड़ेगा, उन्हें मूवी दिखानी पड़ेगी, उनके साथ जो अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है लेखक का जो हृदय है, दिल है, वो किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो जो अतिथि है वो 1 दिन रुकेगा या 2 दिन रुकेगा, जबकि जो अतिथि है वो तो 5वें जाने के लिए तैयार नहीं था, उसकी कोई संभावना नहीं दिख रही थी। तो इस तरह से जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लेखक का हृदय अतिथि के आने पर अज्ञान डर से क्यों धड़क उठा था? अब देखिए, हमने इसे पहले वाले प्रश्न में उत्तर में लिखा था लास्ट में कि जब उन्हें ये एहसास हुआ कि पता नहीं ये अतिथि कितने दिन रुकेगा, उनका आर्थिक बजट भी खराब हो सकता है, ये सब सोचकर जो है उनका हृदय कांप गया था। तो अब ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि उनका हृदय क्यों कांप गया था, क्यों धड़क गया था? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जब अतिथि लेखक के घर आया था, उस दिन लेखक का हृदय किसी अनजान डर से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं लेखक का बटुआ कांप गया था, क्योंकि लेखक को पता था कि अतिथि के सत्कार में उसकी सारी जमा पूंजी खर्च हो जाएगी और उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। यानी जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, आपको पता है कि वो पूरे महीने का शेड्यूल जो है वो पहले ही बना देते हैं, कि उन्हें पूरे महीने में कैसे पैसे खर्च करने हैं, ताकि पूरा जो उनका बजट है वो पूरे महीने तक चल सके। लेकिन जब लेखक के घर में अतिथि आए तो उन्हें पता था कि उसका सत्कार करने में जो है उनकी बहुत सारी जो जमा पूंजी है वो खर्च हो जाएगी, और फिर उनका जो पूरे महीने का शेड्यूल है वो खराब हो जाएगा, उनका जो बजट है वो बिगड़ जाएगा। तो इसी डर से जो है लेखक का हृदय कांप गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हमारे देश में अतिथि को देवता माना जाता है। लेखक ने घर आए अतिथि के साथ अतिथि देवो भव इस परंपरा का निर्वाह किस तरह किया? अब क्योंकि चैप्टर का नाम है अतिथि तुम कब जाओगे, तो यहाँ पर आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हमारे देश में तो अतिथि को देवता मानते हैं, यानी कहावत भी है अतिथि देवो भव। तो लेखक ने जो है अतिथि देवो भव का जो परंपरा है उसका निर्वाह किस तरह से किया, जबकि चैप्टर का नाम इसके विपरीत है। तो आप उत्तर में इस तरह से लिख सकते हैं कि लेखक ने जब अतिथि को अपने घर आया देखा तो लेखक ने स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया और उसके गले मिला। उसने अतिथि को हमेशा के साधारण भोजन के स्थान पर उच्च मध्यम वर्ग का डिनर करवाया। उसमें 2-2 सब्जियों के अलावा रायता और मिष्ठान भी था। इस तरह उसने अतिथि देवो भव परंपरा का निर्वाह किया। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास शब्द सीमा कम है, इसलिए आपको जो है छोटे से शब्दों में, यानी 25 से 30 शब्दों में जो है पूरी चीजें बतानी है कि किस तरह से जो है अतिथि देवो भव का जो परंपरा है उसका लेखक ने निर्वाह किया। तो यहाँ पर लेखक ने सबसे पहले तो भले ही उनके मन में डर आ गया था कि उनका आर्थिक बजट जो है वो बिगड़ जाएगा, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने अच्छे से सबसे पहले अतिथि का सत्कार किया। उसके बाद जो है जैसे हमेशा मध्यम वर्गीय परिवार में खाना बनता है, उसके जगह पर जो है उन्होंने अच्छा खाना बनाया था, जिसमें एक सब्जी की जगह 2-2 सब्जियां थी, उसके अलावा रायता था, मीठा भी था, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार में हमेशा जो है रायता नहीं बनता है, हमेशा जो है खाने के बाद मीठा नहीं बनता है, कभी कभार मौकों पर बन जाता है। लेकिन जब अतिथि आया था तो लेखक ने जो है बहुत अच्छा खाना दिया था। इस तरह से जो है उन्होंने। अगला से पूछा जा सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने के डर के बावजूद भी लेखक ने अतिथि के सत्कार में कोई कमी नहीं आने दी, पाठ के आधार पर समझाइए। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक ही प्रश्न आपसे किस तरह से बार बार अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो थोड़े मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न है वो बिल्कुल ही उलट पुलट करके आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर भी देखिए, जो ये क्वेश्चन है वो आपके पहले 2 क्वेश्चंस की तरह ही है, लेकिन बहुत ही उलट करके आपसे पूछा गया है, क्योंकि पहले 2 प्रश्नों में भी यही कहा गया था कि जो लेखक है उसका हृदय क्यों डर गया था, क्योंकि आर्थिक स्थिति बिगड़ जानी थी। उसका जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ जाने के डर पर भी जो है उसने किस तरह से जो है अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह किया। यानी इस तरह के प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो ये प्रश्न है उसका उत्तर आप किस तरह से लिख सकते हैं
कि अपनी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने के डर के बावजूद एक प्यार से भीगी हुई मुस्कुराहट के साथ लेखक ने अतिथि को गले से लगाया था और लेखक की पत्नी ने अतिथि को सादा नमस्ते की थी। अतिथि के लिए लेखक ने उस दिन 2 सब्जियों और रायते के अलावा मीठा भी बनवाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में लेखक को एक उम्मीद थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार अतिथि सत्कार की छाप अपने हृदय में लेकर अतिथि चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सब कुछ जो है पाठ के आधार पर आपने समझाना है कि किस तरह से जो है आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने के डर के बावजूद भी जो है लेखक ने अतिथि का सत्कार किया था। तो पहले दिन जिस तरह सत्कार हुआ था वो जो है सबसे मेन था, तो वही जो है आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि शब्द सीमा कम है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आर्थिक सीमाओं की बैंगनी चट्टान कहकर लेखक ने किस ओर संकेत किया है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये पंक्ति है आर्थिक सीमाओं की बैंगनी चट्टान, ये आपके चैप्टर में एक बहुत ही हाईलाइटेड पंक्ति है। इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पाठ्यक्रम में नहीं पूछा गया था, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है और ये आपसे पूछी जा सकती है। तो इसका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे? आर्थिक सीमाओं की बैंगनी चट्टान कहकर अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की ओर संकेत किया है। लेखक के घर आया अतिथि चौथे दिन भी अपने घर जाने के लिए कोई संकेत नहीं देता है, जबकि उसके इतने दिन रुकने से लेखक के घर का बजट और उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी। अब यहाँ पर जो ये आर्थिक सीमाओं की बैंगनी चट्टान है, ये आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तब इस प्रश्न का जो है अच्छे से उत्तर आप दे सकते हैं कि ये जो पंक्ति है वो किस ओर संकेत की गई है। इसका संकेत किस ओर है? आर्थिक सीमाओं की ओर, यानी जो लेखक का आर्थिक बजट था महीने भर का वो बिगड़ रहा था लेखक का, तभी जो है लेखक ने इस पंक्ति की बैंगनी चट्टान की उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो रही है। अगला प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, लेखक अपने अतिथि को देखकर 2 दिन से कौन सा कार्य कर रहा था और क्यों? ये भी देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि 2 दिन से लगातार जो लेखक है वो अतिथि को देखकर क्या काम कर रहा था। वो क्या काम कर रहा था? तारीखें बदलना। यानी इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, लेखक अपने अतिथि को देखकर 2 दिनों से तारीखें बदल रहा था। ऐसा करके वह अतिथि को यह बताना चाह रहा था कि उसे यहाँ रहते हुए चौथा दिन शुरू हो गया है। तारीखें देखकर शायद उसे अपने घर जाने की याद आ जाए और अतिथि लेखक के घर से चला जाए। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो आपने बताना है कि वो क्या कार्य कर रहा था और क्यों कर रहा था, ये भी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि लेखक चाहते थे कि जो अतिथि है वो जल्दी से जल्दी उनके घर से अब चले जाएं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरे दिन लेखक को क्या उम्मीद थी। यानी अब जब पहले दिन लेखक ने उस अतिथि को देखा तो वे खुश हो गए थे और वो ये सोच रहे थे कि जो अतिथि है उनका वो अच्छे से सत्कार करेंगे और दूसरे जो है वो सबसे करेंगे, उनके मन में ये उम्मीद थी। तो आप इसका उत्तर किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? दूसरे दिन भी अतिथि मुस्कान बनाए लेखक के घर में ही बने रहे। लेखक ने अपने दुख को पी लिया और प्रसन्न बने रहे। लेखक ने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को अतिथि को सिनेमा दिखाया। लेखक के सत्कार का यह आखिरी छोर था। इससे आगे लेखक कभी किसी के लिए नहीं बढ़े थे। इसके तुरंत बाद लेखक को अनुमान था कि विदाई का वह प्रेम से ओत-प्रोत भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब अतिथि विदा होता और लेखक उसे स्टेशन तक छोड़ने जाता, पर अतिथि ने ऐसा नहीं किया, वह लेखक के घर पर ही रहा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आप अपने शब्दों में जो आपको सही लगे आप उस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दूसरे दिन लेखक को क्या उम्मीद थी। आप केवल इतना भी लिख सकते हैं कि जो लेखक है दूसरे दिन भी उन्होंने दिन लेखक को क्या उम्मीद थी। आप केवल इतना भी लिख सकते हैं कि जो लेखक है दूसरे दिन भी उन्होंने बहुत अच्छे से जो अतिथि है उनका सत्कार किया था और वो ये चाह कर जो है उनका सत्कार कर रहे थे कि जब वो दूसरे दिन चले जाएगा अतिथि, तो वो जो है अपने मन में जो है उनके प्रति जो है अच्छी भावनाएं लेकर जाएगा और दूसरों से उनकी प्रशंसा करेगा कि उनका जो है वहां पर अच्छे से सत्कार हुआ है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अतिथि के दूसरे दिन भी ठहर जाने के उपरांत लेखक ने किस आशा के साथ अतिथि का सत्कार किया और
किस रूप में। अब यहाँ पर देखिए, ये भी जो है इससे पहले प्रश्न की तरह ही है और आपसे घुमा फिरा कर पूछा गया है। पहला प्रश्न क्या था इससे कि दूसरे दिन लेखक को क्या उम्मीद थी। अब यहाँ पर यही प्रश्न जो है यहाँ पर थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा गया है कि जो अतिथि है जब वो दूसरे दिन भी ठहर गया तो उसके बाद लेखक ने किस तरह से उसका सत्कार किया। से लिख सकते हैं कि अतिथि के दूसरे दिन भी ठहर जाने के उपरांत लेखक ने दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को सिनेमा दिखाया। लेखक ने सोचा कि उसके बाद तुरंत भावभीनी विदाई होगी, वह लेखक को विदा करके स्टेशन तक जाएंगे। इसी आशा के साथ लेखक ने दूसरे दिन भी अतिथि का सत्कार किया। यानी आशा क्या थी कि दूसरे दिन जो है अतिथि जाने वाला है, तो चलो दूसरे दिन भी जो है उनका अच्छे से सत्कार कर लिया जाए। और उन्होंने क्या है कि दोपहर को भी जो है अच्छे से लंच की गरिमा प्रदान की भोजन को, यानी जैसे मध्यम वर्गीय परिवार में लंच में एक सब्जी एक दाल या चावल बनते हैं, लेकिन उन्होंने जो है अच्छे से जो है अतिथि को लंच करवाया और रात को जो है सिनेमा भी दिखाया, ताकि अगले दिन जो है अतिथि अच्छे से चला जाए। लेकिन अतिथि नहीं गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लेखक ने पाठ में एस्ट्रोनॉट का उल्लेख किस संदर्भ में किया है। अब यहाँ पर ये भी बहुत हाईलाइटेड यहाँ पर पॉइंट है चैप्टर में, एस्ट्रोनॉट वाला। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर एस्ट्रोनॉट का उल्लेख क्यों हुआ है और किस संदर्भ में हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं कि लेखक ने एस्ट्रोनॉट का उल्लेख घर आए अतिथि के संदर्भ में किया है। लेखक अतिथि को यह बताना चाहता है कि लाखों मील यात्रा करने के बाद भी एस्ट्रोनॉट चांद पर इतने समय नहीं रुके थे जितना समय उसे जो है अतिथि के घर में रुके हुए हो गया है। अब यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट है जब वो चांद पर जाते हैं तो वो जाते हैं और चांद पर जो है थोड़ी बहुत रिसर्च करके वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक जो है वो अपने अतिथि को ये बताना चाह रहे हैं एस्ट्रोनॉट के थ्रू कि वो जो है लाखों मील यात्रा करते हैं लेकिन फिर भी जो है लंबे समय तक चांद पर नहीं रहते हैं। लेकिन जो अतिथि है वो ना जाने कब तक जो है लेखक के घर में परिणाम नहीं ले रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि तीसरे दिन की सुबह जब अतिथि ने लेखक से कहा कि वह धोबी को कपड़े देना चाहता है, तब लेखक के मन में क्या विश्वास जागा था। अब यहाँ पर जब तीसरे दिन की सुबह हुई थी तो जो अतिथि है उसने लेखक से कहा था कि वो धोबी को कपड़े देना चाहता है धोने के लिए। तो वहां पर लेखक के मन में क्या विश्वास जागा था, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि वहां पर जो है लेखक को कुछ उम्मीद जागी थी। वो उम्मीद क्या थी वो आप इस उत्तर में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं कि तीसरे दिन की सुबह जब अतिथि ने लेखक से कहा कि वह धोबी को कपड़े देना चाहता है, तब लेखक अतिथि से कहता है कि कपड़ों को किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं, इससे वे जल्दी धुल जाएंगे। लेखक के मन में एक विश्वास पल रहा था कि शायद अतिथि को अब जल्दी जाना है। लॉन्ड्री में दिए कपड़े धुलकर आ गए और अतिथि अब भी लेखक के घर में ही था। में दिए कपड़े धुलकर आ गए और अतिथि अब भी लेखक के घर में ही था। अब तीसरे दिन जब अतिथि ने लेखक से कहा था कि वो धोबी को कपड़े देना चाहता है, तो मन में क्या विश्वास जागा लेखक के कि शायद जो अतिथि है उसको अब जाना है तो वो कपड़े धुलवाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या बोल दिया था कि अरे धोबी को देंगे तो ज्यादा समय लगेगा, हम लॉन्ड्री में दे देते हैं ताकि जल्दी धुलकर आ जाए और अतिथि यहाँ से जल्दी चला जाए। लेकिन लेखक का जो ये विश्वास है वो झूठा हो गया, क्योंकि लॉन्ड्री से जब कपड़े वापिस आए फिर भी जो है जो अतिथि है वो लेखक के घर से नहीं गया था, वो फिर भी लेखक के घर में ही बना रहा। तो इस तरह से जो है 25 से 30 शब्दों में आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चैप्टर के बीच में से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। अब हम डिस्कस करेंगे 60 to 70 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस जिनके उत्तर आपने 60 से 70 शब्दों में देने हैं, क्योंकि आपका जो सेकेंड टर्म का जो आपका सिलेबस है उसमें आपको एक प्रश्न आता है 25 से 30 शब्द 70 शब्दों में जिसके उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अधिक दिन लेखक के घर में ही रहने के कारण अब अतिथि की ओर लेखक का रवैया कैसे बदल गया था। अब देखिए, इस प्रश्न पर आधारित जो 25 से 30 शब्दों के प्रश्न थे वो 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो है आपने 60 से 70 शब्दों के बीच जो है आपने इसका उत्तर देना है कि बहुत दिन हो गए थे कि जो अतिथि है वो लेखक के घर में ही रह रहा था, तो जो लेखक का रवैया है वो कैसे बदल गया था उस अतिथि की ओर।
तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, अतिथि को देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब कहीं गायब हो गई थी। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर लेखक और अतिथि ने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी थी। हृदय की सरलता अब धीरे धीरे बोरियत में बदल गई थी। पर अतिथि जा ही नहीं रहा था। अब लेखक के मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा था कि तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक की पत्नी ने धीरे से लेखक से पूछा भी था कि कब तक टिकेंगे ये। लेखक ने कंधे उचकाकर कहा था कि वह क्या कह सकता है। लेखक की पत्नी ने अब गुस्से से कह दिया था कि वह अब खिचड़ी बनाएगी क्योंकि वह खाने में हल्की रहेगी। लेखक अपने मन में ही कहता है कि अतिथि के सत्कार करने की उसकी क्षमता अब समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए थे। अब भी अगर अतिथि नहीं जाता तो लेखक और उसकी पत्नी को उपवास तक जाना होगा। लेखक चाहता था कि अतिथि सारा जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है कि वो पहले किस तरह से रवैया था लेखक का और अब जो है वो कैसे कैसे धीरे धीरे बदल रहा था, क्योंकि अतिथि को ज्यादा दिन हो रहे थे लेखक के घर में। तो आप भी जो है बहुत अच्छे से अपने शब्दों में इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और थोड़े आसान से शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बातचीत की उछलती गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुपचाप पड़ी है। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के आधार पर कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। अब ये जो आपका वाक्य है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि लेखक ने अतिथि से घर परिवार, दोस्ती, नौकरी, राजनीति, फिल्म, साहित्य, परिवार नियोजन, महंगाई और यहाँ तक कि पुरानी प्रेमिकाओं तक के विषय में काफी बातें कर ली थी। अब उनके सारे विषय समाप्त हो चुके थे, यानी जो बातचीत के जितने भी विषय थे जिसमें लेखक जो है अपने अतिथि से बातचीत कर सकता था, उसने जो है सारे विषयों पर बातचीत कर ली थी। बातचीत रूपी गेंद विषय रूपी कमरे के सारे कोनों को छू आई थी और अब वह शांत पड़ी थी। अब यहाँ पर जो बातचीत की गेंद है, यानी जो बातचीत के जो विषय हैं, ये जो है हर तरह से छू लिए थे लेखक ने, यानी इनके ऊपर जो है हर तरह से जो है उन्होंने बातचीत कर ली थी। अब जब बातचीत करने को कुछ नहीं था तो जो गेंद है वो शांत पड़ी थी। कहने का अर्थ है कि अब जो है सारे विषय समाप्त हो गए थे, अब जो है अतिथि भी शांत था और लेखक भी शांत बैठा हुआ था। इस सब का कारण अतिथि का लेखक के घर लंबे समय तक रुकना था। लेखक को लगने लगा था कि यदि अतिथि का मन बातों से ज्यादा ही रम गया तो वह और ज्यादा समय के लिए लेखक के घर में रहेगा और फिर एक ही बात करते करते उसे बोरियत भी होने लगी थी। अब लेखक और अतिथि चुपचाप पुस्तक और अखबार पढ़ के बैठे रहते थे और लेखक अतिथि को दिखा दिखाकर कैलेंडर की तारीखें बदल रहा था ताकि अतिथि को अपने घर की याद आए और वह चला जाए। इसलिए उसकी बातचीत पर विराम लगा हुआ था। यदि अतिथि समय से खुशी खुशी चला जाता तो यह स्थिति ही कभी उत्पन्न नहीं होती। अब यहाँ पर जो बातचीत की गेंद शांत पड़ गई थी, इसका एक कारण ये भी था कि जो लेखक है वो ये सोच रहे थे कि अगर वो और ज्यादा विषय निकालेंगे बातें करने के लिए, अतिथि से और ज्यादा बातें करते रहेंगे, तो जो अतिथि है वो और ज्यादा जो है लेखक के घर में बना रहेगा, क्योंकि उनके पास बातचीत करने के लिए होगा, समय काटने के लिए उनके पास बहुत सारी चीजें होगी। लेकिन अब जो है जब लेखक चुप हो गया था तो वो जो है पुस्तकें और अखबार ही पढ़ते रहते थे और लेखक ने जो है एक और तरीका निकाल लिया था। वो जो है कैलेंडर की तारीखें बार बार अतिथि को दिखाकर जो है बदलते थे ताकि अतिथि को और कैलेंडर की तारीखें बदलती हुई दिखे उसे और ये देखे कि उसे जो है बहुत ज्यादा समय हो गया है लेखक के घर में और वो चला जाए। और यहाँ पर जो है लेखक एक और बात जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर अतिथि जो है टाइम पर जो है चला जाता अपने घर तो ये स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। दोनों जो है खुश रहते और अतिथि का जो सत्कार है वो भी अच्छे से हुआ होता। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक और लेखक की पत्नी के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या यह परिवर्तन सही थे?
अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया है, लेकिन थोड़े अलग वे में, कि जब लेखक के घर से अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आए। ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज किया है कि क्या यह परिवर्तन सही थे, यानी आपकी दृष्टि में जो है क्या ये परिवर्तन सही थे कि लेखक को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए था। तो आप जो है अपने उत्तर में अपने शब्दों में भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो अतिथि के सत्कार करने के उत्साह में कमी आई। लेखक और लेखक की पत्नी के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। सौहार्द धीरे धीरे बोरियत में बदल गया। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा विषय समाप्त हो गए। बढ़िया लंच और डिनर ने खिचड़ी का स्थान ले लिया। यहाँ तक कि लेखक सोचने लगा था कि यदि अतिथि 5वें दिन भी नहीं गया तो उसे और उसकी पत्नी को उपवास करना पड़ेगा। लेखक को अतिथि थोड़ा थोड़ा राक्षस तक प्रतीत होने लगा था। यहाँ तक कि लेखक के मन उसे गेट आउट कहने को करने लगा। पाठ के आधार पर और महंगाई के इस दौर में अतिथि के कई दिन तक रुकने पर घर का बजट बिगड़ जाता है। महंगाई के जमाने में जब अपना परिवार पालना कठिन होता है, तब अतिथि का खर्च उठाते उठाते मेहमान के व्यवहार में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। अब यहाँ पर देखिए हमने अपनी सोच जाहिर की है कि महंगाई का जमाना भी है और पाठ के आधार पर जैसे लेखक का परिवार दिखाया गया है, मध्यम वर्गीय परिवार, तो उसमें जो बजट होता है वो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है आपको कि वहां पर जो है पूरे महीने का बजट जो है वो पहले ही तैयार कर दिया जाता है। एक शेड्यूल बना दिया जाता है कि आपको कौन सा खर्च कैसे करना है, ताकि जो महीने में आपको सैलरी आई है या जो महीने का आपका खर्चा है वो पूरे महीने चल सके। तो यहाँ पर अगर जो अतिथि है वो ज्यादा दिन रुक जाता है तो आपका वो पूरा बजट बिगड़ जाता है। तो ये जो परिवर्तन है वो आना स्वाभाविक है, यानी वो जो है धीरे धीरे आपके व्यवहार में आ जाता है। तो आप जो है अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आपकी जो सोच है। अगर आपको ये परिवर्तन सही लगता है तो आप उस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, और अगर आपको ये परिवर्तन सही नहीं लगता है तो वो आप अपनी सोच के हिसाब से जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी ये पूरा प्रश्न जो है आपसे एक्सप्लेन करना है। क्योंकि ये जो है पाठ के आधार पर नहीं पूछा गया है, ये कहा गया है कि क्या यह परिवर्तन सही थे, यानी ये आपसे पूछा गया है, तो आप अपनी सोच यहाँ पर जाहिर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तुम कब जाओगे अतिथि पाठ की प्रासंगिकता आधुनिक संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तुम कब जाओगे, जो अतिथि है वो जो पाठ है उसका जो प्रसंग है ये कि तुम कब जाओगे अतिथि, ये आधुनिक संदर्भ में यानी जो आपका वर्तमान युग है उसके संदर्भ में कैसे स्पष्ट करेंगे आप इसको, यानी ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि बिना पूर्व सूचना के आने वाले व्यक्ति को अतिथि कहा जाता है और हमारी रीति के अनुसार अतिथि को देवता स्वरूप माना गया है। अतिथि का देवता के समान ही सेवा सत्कार किया जाता है, परंतु तुम कब जाओगे अतिथि नामक पाठ में बिना पूर्व सूचना के आने वाले उस अतिथि का वर्णन है जो मेहमान नवाजी का आनंद लेने के चक्कर में लेखक की परेशानियों को नजरअंदाज कराता है। अतिथि देवता को नाराज ना करने के चक्कर में लेखक हर परेशानी को झेलने के लिए विवश रहता है। वर्तमान समय में इस महंगाई के युग में जब मनुष्य अपनी जरूरत के पूरी करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है और उसके पास समय और साधन की कमी है, तब ऐसे अतिथि को जो अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसका स्वागत सत्कार करना लेखक के लिए कठिन होता जा रहा है। अतः यह पाठ आधुनिक संदर्भों में पूरी तरह प्रासंगिक है। यानी यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ये पाठ है वो किस तरह से जो है जो ये आधुनिक युग है, यानी जो ये वर्तमान समय चल रहा है, महंगाई का दौर चल रहा है, इसमें जो है ये चैप्टर किस तरह से जो है सही बैठता है। क्योंकि इस चैप्टर में भी जो अतिथि है वो जो है लेखक के घर में बैठा हुआ है, लेकिन जो लेखक है वो सीधे तौर पर जो है उस अतिथि से बात नहीं कर पा रहा है कि उसे परेशानियां आ रही है, उसका आर्थिक बजट बिगड़ रहा है, वो अब जो है उसका सत्कार नहीं कर पा रहा है। वो मन ही मन जो है सारी बातें कह रहा है, वो स्पष्ट रूप से जो है अतिथि से नहीं कह रहा है, लेकिन वो
किस डर से नहीं कह रहा है कि जो अतिथि है वो देवता के समान होते हैं और वो नाराज ना हो जाए, इस चक्कर में जो है लेखक सारी परेशानियां झेल रहा है। लेकिन जो वर्तमान समय है उसमें भी अगर कोई ऐसा अतिथि हमारे घर आ जाता है, ये कठिनाइयां हमें भी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए जो है ये पाठ आधुनिक संदर्भों में पूरी तरह से प्रासंगिक है। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तुम कब जाओगे अतिथि, पाठ के आधार पर कथन की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न जो है आपसे 25 से 30 शब्दों के बीच में भी पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था उसमें। और यहाँ पर जो है 60 से 70 शब्द के आधार पर इस कथन की व्याख्या करनी है, यानी इस कथन को एक्सप्लेन करना है कि पाठ के आधार पर जो अतिथि है वो हमेशा देवता क्यों नहीं होता है, वो कभी मानव और थोड़े अंशों में राक्षस कैसे हो सकता है। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि अतिथि थोड़ी देर तक टिकता है तो वह देवता रूप बनाए रखता है, पर फिर वह मनुष्य रूप में आ जाता है, उसका मान सम्मान होता है और ज्यादा दिन तक टिकने पर वह राक्षस का रूप ले लेता है, क्योंकि तब वह राक्षस जैसा बुरा प्रतीत होता है। इस पाठ में भी लेखक का मानना है कि अतिथि देवता होता है, पर यह देवत्व उस समय समाप्त हो जाता है जब अतिथि एक दिन से ज्यादा किसी के यहाँ ठहर कर मेहमान नवाजी का आनंद उठाने लगता है। उसका ऐसा करना मेजबान पर बोझ बनने लगता है। लेखक के घर आया अतिथि भी 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी जाना नहीं चाहता है, क्योंकि लेखक का कहना है कि देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं। वे इतने दिन नहीं कि देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, वे इतने दिन नहीं ठहरते। इसके अलावा वे मनुष्य को दुखी नहीं करते और उसकी हर परेशानी का ध्यान रखते हैं। अपने घर आए अतिथि का ऐसा व्यवहार देखकर लेखक को लगने लगता है कि हर अतिथि देवता नहीं होता। अतिथि जो है कभी कभी मानव भी हो जाता है, और अगर लेखक के घर आए अतिथि की तरह मेजबान के घर जम जाए और मेजबान को यह अतिथि बुरा लगने लगे तो वह अतिथि राक्षस लगने लगता है। अतः अतिथि को अपना देवत्व संभाल कर रखना चाहिए और अगले दिन अपने घर चले जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो है हमने 60 से 70 शब्दों में पूरा एक्सप्लेन किया है कि लेखक को क्या क्या परेशानियां हो रही थी। उन्होंने जो है किस संदर्भ में ये कहा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, तो अगर आपसे कोई भी प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछा जाए तो आप उसका उत्तर जो है तो इसके लिए सबसे पहले आप समरी को अच्छे से पढ़ लें, चैप्टर को अच्छे से समझ लें कि चैप्टर में लेखक जो है क्या कहना चाहते हैं और वो किस संदर्भ में कौन सी लाइन को कह रहे हैं। क्योंकि कोई भी जो पंक्ति हाईलाइटेड है, जो चैप्टर में मेन रोल प्ले कर रही है, वो जो है आपसे पूछी जा सकती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है, किस संदर्भ में कही गई है वो कहा जा सकता है। तो आप जो है अच्छे से चैप्टर को एक बार पढ़ लें। तो आशा करते हैं कि अगर इस चैप्टर से आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछा जाएगा 25 से 30 शब्दों में या फिर 60 से 70 शब्दों में, आप जो है अच्छे से अपने शब्दों में उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। और इसी तरह से दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें, ताकि सेकंड टर्म्स में जितने भी आपको चैप्टर दिए गए हैं उनके क्वेश्चंस जो है आप अच्छी तरह से पढ़ पाएं और अच्छी तरह से पढ़ पाएं और अच्छी तरह से उन्हें प्रिपेयर कर सके अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए।